Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Here is Madiha Sabe with a new concept of chemistry with a new interesting and exciting video. So viewers, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जितना चैनल को प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का ही एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उस न्यूमेरिकल में हम मोल के कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करेंगे और स्टिशियोमेट्री जो लास्ट हमने लेक्चर किया है स्टडी, उस स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड ही ये न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 11। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर। हमें वाटर और पोटेशियम सल्फेट के नंबर ऑफ ग्राम्स मतलब के मैस को कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर होता स्टूडेंट्स तो फिर वो होता जी मोल्स। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे। नंबर ऑफ ग्राम्स मेंशन है सिर्फ, मतलब आप मैस को कैलकुलेट करेंगे। कब कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या दिया क्या गया है, 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ ये जा रहा है जी कि KOH रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हमें क्या मिलेगा जी, K2SO4 और वाटर। आगे हम इक्वेशन भी देखेंगे। तो हमने ये जो हमें प्रोडक्ट मिली उनके मैसेस को कैलकुलेट करना है और जो वाटर है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। 3 चीज़ें, हमें मैस फाइंड करना है पोटेशियम सल्फेट का, वाटर का मैस फाइंड करना है एंड वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, आपको अगर न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप गिवन डाटा मेंशन करेंगे सॉरी, देन आप टू फाइंड बताएंगे कि क्या फाइंड करना है आपको, जैसे भी मैंने मेंशन किया, एंड देन आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन उठा के लिख दिया, नो। एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ सॉरी। तो अब हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको जब न्यूमेरिकल जो दिया जाएगा, आपने जब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको क्या गिवन है और आप उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैसे आगे चल सकते हैं उस गिवन अमाउंट को लेके। तो स्टूडेंट्स, हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैस गिवन है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यकीनन मोलर मैस भी हमें पता है। तो हमें अगर मैस भी गिवन है, हमें मोलर मैस भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड करेंगे। तो जी हमने क्या किया, मैस हमें गिवन है, मोलर मैस हमें पता है। पोटेशियम होता है जी, पोटेशियम का एटॉमिक मैस होता है 39, ऑक्सीजन होता है जी 16, हाइड्रोजन है जी 1। इन सबको प्लस किया तो हमें मिल गया 56 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस भी आ गया, मैस भी आ गया। तो हम क्या फाइंड करेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि होता है जी N इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस है जी 14, मोलर मैस है जी 56, तो आंसर आ गया 0.25 मोल्स। अब ये हमारे पास मोल्स किसके हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। हमें किसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हमें पोटेशियम सल्फेट के और वाटर के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, जो मैंने पूरा एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पे लेक्चर दिया था, ट्रिक्स बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक सब्सटेंस के मोल्स पता हैं तो हम दूसरी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, कंपेयर करके। तो आइए देखते हैं जी। हम पहले तो इक्वेशन लिखेंगे कि जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जी पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ऐसा ही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है, स्टिशियोमेट्री। लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा कि जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेते हुए आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो इक्वेशन बैलेंस कैसे हुई जी, हमें पता है कि 2 पोटेशियम है तो हमने के साथ 2 जब लिया, अब पोटेशियम पूरे हो गए, सल्फ़र भी पूरे हैं, एक एक है। हाइड्रोजन देखें तो 2 और 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो हमने यहाँ पे भी 2 लगाया, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन मोल्स को कंपेयर कर लेंगे पोटेशियम सल्फेट के साथ। जिसके हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं उन्हें हम रहेंगे राइट साइड पे, और जो मोल्स हमें पता है वो है जी लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, कंपैरिजन किया। अब पहले तो हम क्या कहेंगे जी, हम अपनी इक्वेशन देखते हैं कि 2 अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं तो पोटेशियम सल्फेट के कितने मोल्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, 1। K2SO4 के साथ 1 ही है ना मतलब अगर 1 मोल होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो हमें पोटेशियम सल्फेट के कितने मोल्स मिलेंगे, 1। ये 2 यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ मोल्स मिलेंगे। अंडरस्टूड है ना, 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगर हैं तो 1 मोल मिल रहा है पोटेशियम सल्फेट का। अगर 1 मोल होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो पोटेशियम सल्फेट के कितने मोल्स होंगे, 1/2। और अगर हमें जो मोल्स कितने हमने पीछे कैलकुलेट किया, 0.25 मोल्स, अगर इतने मोल्स हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के तो पोटेशियम सल्फेट के कितने मोल्स होंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो जी पोटेशियम सल्फेट के कितने मोल्स आ गए, 0.125 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो जी स्टूडेंट्स, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स से पोटेशियम सल्फेट के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो जी पहला तो मसला हमारा हल हो गया। अभी भी नहीं हल हुआ, देखें हमें तो पोटेशियम सल्फेट का क्या चाहिए, मैस चाहिए। अभी हमने क्या किया, अभी तक तो हमने सिर्फ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। तो देखें अगर हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मोलर मैस हमें पता है, तो क्या हम मैस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जी अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट का मैस फाइंड करेंगे। मोलर मैस पहले देखें जी कितना आता है इसका, पोटेशियम का होता है 39 एटॉमिक मैस। कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस SO4 को हम कंबाइन करके देखें तो कितना होता है, 96, क्योंकि ऑक्सीजन है जी 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सल्फ़र होता है 32, तो ये कितना हो गया, 96। तो टोटल पोटेशियम सल्फेट का मोलर मैस आ गया 174 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, पोटेशियम सल्फेट का मैस। सिंपली क्या फार्मूला हम लेंगे मैस फाइंड करना है, हमें पता है जी मोल्स इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अगर हमें मैस फाइंड करना है तो ये मोलर मैस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई। सो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो जी मैस कितना आया पोटेशियम सल्फेट का, 21.75 ग्राम। तो इस तरह पहला तो जो हमारा मुअम्मा था वो हल हो गया, हमने पोटेशियम सल्फेट का मैस कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं जी दूसरी बात पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाटर का मैस फाइंड करना है। लेकिन फिर वही बात, हमें तो वाटर का मैस तभी फाइंड होगा ना जब हमें वाटर के मोल्स पता हों, क्योंकि हमें पता है जी मैस फाइंड अभी हमने जैसे पीछे किया, मोल्स पता हों उन्हें मल्टीप्लाई करें मोलर मैस से तो वाटर का मैस आ जाएगा। लेकिन मोल्स तो नहीं पता, लेकिन हमें किसके मोल्स पता हैं, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड किए हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैस गिवन था जिसे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड किए। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे पोटेशियम सल्फेट के मोल्स फाइंड किए थे इसी तरह हम वाटर के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम देखें तो जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स, हमने किसको कंपेयर किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और वाटर को। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हमें कितने मोल्स दे रहे हैं? वाटर के 2 मोल्स दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो हम अब क्या करेंगे जी, हमने कंपेयर किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखा जी स्टूडेंट्स के 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स दे रहे हैं? वाटर के 2 मोल्स। अगर 1 होगा मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो यकीनन वाटर के कितने मोल्स आएंगे? 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 मोल। और अगर 0.25 मोल्स लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ये देखिए ये हमने निकाले थे ना 0.25 मोल्स, जो कि हमें मैथ्स गिवन था उससे हमने निकाले थे। तो अगर इतने मोल्स लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के तो जी वाटर के कितने मोल्स आ जाएंगे? 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो 0.25 मोल्स आ जाएंगे वाटर के। तो इससे हमने क्या किया? हमने वाटर के मोल्स प्रोड्यूस कर लिए जो कि कितने हैं? 0.25 और कहाँ से निकाले? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स के साथ कंपेयर करके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वाटर के मोल्स पता चल गए, वाटर का मोलर मास भी पता है, तो यकीनन अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम वाटर का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी देखें हमने मास वाटर का कैसे फाइंड किया? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हैं जी वाटर के 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो जी मास आ गया 4.50 ग्राम। मास का यूनिट ग्राम है। और याद रखिएगा हमेशा आप यूनिट ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, 100% डिडक्ट होंगे। अब आखिरी एक बात रह गई, हमने वाटर का मास भी फाइंड कर लिया, हमने पोटेशियम सल्फेट का मास भी कैलकुलेट कर लिया। लास्ट है जी अब हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं वाटर के। तो आपको फार्मूला पता है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई अवोगाड्रोस नंबर। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। तो अगर आपको मोल्स पता हैं तो आप डायरेक्टली मोल्स के साथ जब अवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं? आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। मोल्स कितने आपने निकाले? 0.25। आप मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए वाटर के? 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम किस तरह कंपैरिजन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हमें अगर एक सब्सटेंस के मोल्स गिवन है, एक सब्सटेंस का मास गिवन है, तो हम दूसरी सब्सटेंस के मोल्स निकाल सकते हैं, दूसरी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर इज़ दैट? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूमेरिकल। होपफुली अब आपको मज़ीद मोल्स का, स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह कंपैरिजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ मास गिवन था एक कंपाउंड का और उस मास से आपने क्या किया, इसके मोल्स निकाले। इन मोल्स को आपने फिर क्या किया, K2SO4 के साथ कंपेयर करके K2SO4 के मोल्स निकाले और इन मोल्स को फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से, तो आपने क्या निकाला, मास निकाला। यही आपने सारा प्रोसीजर वाटर के साथ किया। फिर वाटर के मोल्स को जब आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स निकल आए वाटर के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।